हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 13.3। हालांकि लास्ट तो मिसलेनियस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बेसिस की बात करूं तो ये लास्ट एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी से, जिसमें जो जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो 13.3 में है। तो 13.2 तक आई होप आपने कर लिया हो। तो इसमें बेसिकली है क्या, अभी तक हम क्वेश्चन कैसे करते थे थोड़ा सा ये रियलाइज करते, तब आपको समझ में आएगा इसमें क्या होने वाला है। जैसे आपको पता है, अगर मैं आपको एक बैग दे दूं और इसमें 6 रेड बॉल दे दूं और 3 वाइट बॉल दे दूं और मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे सर 6 फेवरेबल हो गया, टोटल बॉल्स 9 हो गई, 6/9। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2/3। लेकिन अगर एक बैग नहीं है, अब 2 बैग हैं, इसमें भी कुछ रेड बॉल है, मान लो इसमें 5 रेड है और 6 वाइट है, और अब आपको रेड बॉल निकालनी है। तो यहां पे आपको दिमाग में क्या आएगा कि पहले तो आप ये डिसाइड करोगे ना कौन सा बैग चूज करना है, यस और नो। पहले बैग चूज करोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिसाइड करोगे, है कि नहीं। पहले बैग चूज करोगे, फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लो आपको मैंने बैग, ये बैग 1 हो गया और ये बैग 2 हो गया, तो अगर आपसे मैं बोलूं रेड बॉल निकालना है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि पहले तो मैं बैग कोई भी चूज कर सकता हूं। तो 2 बैग हैं, तो 2 बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप बोलोगे सर बराबर बराबर, मेरे लिए तो बराबर बराबर हैं 2 बैग, ठीक है। तो यानी एक हो गया पी इवन, इवन मतलब बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग की, और पी ई टू क्या हो गया, सेकेंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। मतलब हाफ हाफ, दोनों हाफ हाफ है। मतलब अब आपने, मतलब यहां पे क्या है, पी इवन हो गया कि आपने पहला इवन बता देते हैं। इवन हमारा क्या है कि हमने फर्स्ट बैग लिया है, तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ, ठीक है। और E2 क्या हो गया, सेकंड बैग हो गया, तो उसकी भी हाफ है। अब अगर आपने फर्स्ट बैग चूज कर लिया है, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया। कैसे लिखोगे कि आपने पहला बैग चूज कर लिया, यानी गिवन हो गया आपके लिए, और अब ए मान लेते हैं, ए हम मान लेते हैं दोनों के लिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ए हमारे लिए क्या है, रेड बॉल है कि रेड बॉल निकालनी है आपको। तो पी ए स्लैश इवन कितना होगा, 6 रेड है, टोटल 9 है, 6/9, और इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/3 आ जाएगा। ऐसी पी ए स्लैश E2, देखो ए फिक्स है, ए दोनों के लिए ही रेड बॉल है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे रेड बॉल कितनी है, 5, और टोटल है 11, तो 5/11। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होगी, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब जैसे देखो, आपसे बोला जाता है कॉइन टॉस करो और हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कॉइन तो टॉस करते हो, उसमें हेड भी आता है और टेल भी आता है, समझ रहे मेरी बात। तो ये तो सारे केसेस लिख लिए कि 2 बैग होते और रेड बॉल की ये प्रोबेबिलिटी। अब लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि भैया वो बताओ, अगर बॉल हमारी फर्स्ट बैग से निकलती हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी क्या आपकी फर्स्ट बैग से बॉल निकलनी चाहिए, यानी इवन, इवन मतलब फर्स्ट बैग से, और क्या होना चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। अब आप कंफ्यूज होगे सर यहां पे ए स्लैश इवन, यहां पे इवन, ये क्यों ऐसा है। देखो समझो, यहां पे क्या हो रहा था, जब आपने पहला बैग चूज कर लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसी तो होता है एक चीज गिवन होती है उसके बाद कुछ होता है, तो पहला बैग चूज कर लिया, अब ए निकालने जा रहे हो, ये काम करने जा रहे हो, इसलिए ए इधर आया था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इसका मीनिंग ये है, इवन मतलब अब ये काम करने जा रहे हो, ये काम मतलब पहले बैग से निकालनी है मैं रेड बॉल, फर्स्ट बैग हमने पहली प्रायोरिटी रख दी, फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज निकलनी चाहिए, तो रेड बॉल। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसा कुछ बोलता है कि फर्स्ट बैग से होना चाहिए या ये काम होना चाहिए, तो वो आपको चेंज करना होता है। यहां ये चीज आती है और यहां उल्टा हो जाता है, तो ऐसे याद रखो उल्टा होता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर आपसे ये बोला जाए कि पहले बैग से रेड बॉल निकालो, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मुझे पहला बैग चूज करना पड़ेगा, यानी P1 और मल्टीप्लाई में इस पहले बैग से रेड बॉल निकाल दूंगा, काम खत्म। तो क्या मेरा यही फेवरेबल होगा, यस और नो, क्या मेरा यही फेवरेबल होगा, ये हो गया फेवरेबल। और नीचे क्या आता है,
जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो तो बोलते हो हेड और टेल, जब आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछते हो तो आप ऊपर तो 1 लिख देते हो जो उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे अगर फर्स्ट बैग से मुझे बॉल निकालनी है तो रिक्वायरमेंट में तो ये आ गया, लेकिन नीचे क्या आता है टोटल, उसमें हेड भी होता है और टेल भी होता है कॉइन के केस में। तो यहां पे भी पहले बैग की भी कंडीशन होगी और दूसरे बैग की भी कंडीशन होगी, यानी कि नीचे क्या आएगा Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2, मतलब ये वाला केस भी, ठीक है। प्लस क्यों आया, क्योंकि जो केस बनते हैं उनमें हम पीछे प्लस लगाते हैं। Pe2 इंटू Pa/E2, समझ रहे हो, तो ये टोटल आ गया। और जो नीचे वाला पार्ट है इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इस काम को करने की। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 2 बैग हैं, 2 क्या 3 केस भी दिए जा सकते हैं, 4 केस भी दिए जा सकते हैं, आपको तो मैं 2 केसेस समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, सिर्फ रेड बॉल की, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फर्स्ट बैग से निकालो या सेकंड बॉक्स बैग से निकालो, तो आपसे मैं पूछूं कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बन जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्योंकि आपको पता भी है नीचे जब हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ऊपर फेवरेबल होता है, नीचे क्या होता है टोटल, तो ये वाला पार्ट टोटल में आ जाएगा। Pe1 मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 बैग हैं, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं ऐसा करूंगा पहला बैग चूज कर लूंगा और उससे रेड बॉल निकाल दूंगा, यानी A/E1, फिर प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है Pe2 और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा A/E2 से, काम खत्म, ये होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये क्या होता है, इसका भी नाम है, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा पहले समझा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। नाम में क्या रखा है, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम। तो बस ये चीज है और बहुत आसान है, और तुम देख रहे ना सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो आपको बिल्कुल मतलब हलवा हो जाएगी सारी चीज, मतलब सब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको रट जाएगा चीज। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, क्या है यहां पे, क्या होगा आपके पास 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन पहले से होंगे, तो वो जो 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं पहले तो आपको उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उसके बाद उसमें जो चीज बोली गई है वो चीज करनी है आपको, वो A/E1 लिख देना। अभी रिप्रेजेंटेशन भी सीख लो, जब कोई भी 2 चीज सिलेक्ट करो उसको Pe1 Pe2 दे देना और यहां पे मेंशन कर देना कि E1 तुमने क्या लिया है, E2 क्या लिया है, और A बता देना। A मतलब जो काम करने वाले हो, जैसे रेड बॉल निकालनी है तो A/E1 A/E2। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि भैया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि पहले बैग से पूछ रहा है या दूसरे बैग से पूछ रहा है, ये नहीं करेगा आइडेंटिफाई, ठीक है। लेकिन जब अगर ये बोल दे भैया पहले बैग से ही होना चाहिए तो उसको E1/A लिख देना और इस वाले फॉर्म लगा देना, ऊपर फेवरेबल हो गया और नीचे पूरा टोटल हो गया। फेवरेबल मतलब पहला बैग चूज करा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की वो, नीचे पहला बैग उस रेड बॉल, दूसरा बैग रेड बॉल। ऐसी डिफरेंट सिचुएशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा किस तरीके के हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली गई एट रैंडम, इट्स कलर इज टू बी नोटेड, उसका कलर नोट करा गया और रिटर्न टू द अर्न, उसको वापस रख दिया गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, यानी जिस कलर की आपने बॉल निकाली थी उसी कलर की 2 बॉल आपने और रख दी उसमें, ठीक है। देन बॉल इज ड्रॉन, फिर बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, मतलब सेकेंड बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो जब आपको पता है कि जब आप बॉल निकाल रहे हो तो 2 टाइप से निकल सकती है, एक रेड निकल सकती है या ब्लू निकल सकती है, तो 2 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि जब आप रेड निकालोगे तो 2 बॉल रख दोगे और जब ब्लैक निकालोगे तो ब्लैक कलर की 2 बॉल रख दोगे, यस और नो। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं कि जिसमें मैंने सपोज रेड बॉल निकाली है, देखो 2 केस हो सकते हैं ना, कि मैंने रेड बॉल निकाली हो, ठीक है, इसमें क्या होगा रेड बॉल इज ड्रॉन, ऐसा हो सकता है कि हमने रेड बॉल निकाली हो तो रेड बॉल इज ड्रॉन, तो इसमें डायरेक्टली 2 चीजें नहीं दे रखी हैं, जो मैंने शुरुआत में आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करा आपसे कि 2 बैग हैं, इसमें 2 बैग नहीं दिए तो कंफ्यूजन हो रही, सर इसमें तो नहीं दे रखे 2 बैग, इसमें 2 सिचुएशन दे दी। तो जरूरी नहीं है हर बार डायरेक्टली कोई चीज दी जाए,
कुछ चीजें आपको ऐसा मतलब दिया जाएगा कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हो गया ना, रेड बॉल इज ड्रॉन और सेकंड क्या हो गया, कौन सी, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो ये दो केस बन गए ना। अब जैसे जब आप दो बैग लेते हो तो आप बोलते हो दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी, बस हाफ हाफ नहीं है। तो अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को मैं पी इवन बोल दूं तो वो कितना हो गया, 5 रेड बॉल है यानी 5/10 यानी 1/2। और PE2 ब्लैक बॉल की मैं बात करूं, मतलब मैं लिख भी देता हूं, E1 मेरे लिए रेड बॉल है और E2 मेरे लिए क्या है, व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो PE2 क्या हो जाएगा 5/10, क्योंकि सॉरी E2 हमारा ब्लैक बॉल, व्हाइट तो है ही नहीं इसमें, एक मिनट, ब्लैक बॉल। तो PE2 क्या हो गया हमारे लिए, ब्लैक बॉल हो गया, यहां पे ब्लैक बॉल। तो यहां पे ब्लैक बॉल भी 5 है, 5/10, ये भी हमारा, ठीक है 5/10 यानी ये भी क्या हो गया 1/2। तो भैया ये PE1 हो गया, ये हमारा PE2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया PE1, ये हमारा हो गया PE2। अच्छा, अब PE1 PE2 जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग लॉजिक बताया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमारा जो ए होता है वो फिक्स है। अब ए क्या है, देखो जब आपने ये दोनों केस कर लिए, उसके बाद जो सेकंड बॉल निकालनी है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। अब देखो ये नहीं बताया कि इस वाली सिचुएशन में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस सिचुएशन में निकालनी है, यानी दोनों का निकालना है। यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसका है, टोटल। मैंने कहा था ना कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी में बस ये बोल देगा कि दो सिचुएशन जो है उसमें ये काम करो, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है। अदरवाइज अगर ये बोलता कि भैया पहली वाली सिचुएशन से, यानी कि जिसमें रेड बॉल निकाली गई है उसका बताओ, तो वो बेयस थ्योरम बन जाएगी। यानी फेवरेबल ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे टोटल रखना पड़ेगा। बात समझ लो, डिफरेंस समझ लो। तो अब यहां पे क्या होगा, अब हमारे लिए ए क्या है, सेकेंड बॉल इज रेड। सेकेंड बॉल कैसी है, रेड होनी चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PA/E1 और यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे PA/E2 से। तो चलो, अब E1 वाले में सिचुएशन में यह था कि अगर बैग में आपने रेड बॉल निकाली, जैसे कि इसमें निकाला गया E1 के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन में बोला गया था जो बॉल आप निकाल रहे हो तो दो एडिशनल बॉल और रख दी गई हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने अगर रेड बॉल निकाली थी, उस रेड बॉल को वापस रखने के बाद दो बॉल और रख दी रेड, क्योंकि रेड निकाली तो रेड ही रखनी है, तो 5 पहले से थी। तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास 7 रेड हो जाएंगी और 5 व्हाइट। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो बॉल निकालनी वो रेड निकालनी। तो अब बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 फेवरेबल हो गया और टोटल हमारा कितना हो गया 12, 7 + 5। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे आते हैं। इस सिचुएशन में बैग में आपने पहली बॉल जो निकाली व्हाइट निकाली, उसको वापस रख दिया, सॉरी व्हाइट निकल रहा है, ये ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल निकाल, इधर भी देखो मैंने गलती से W लिख दिया है, ये व्हाइट बार बार माइंड में आ रहा है, एक्चुअली ब्लैक है। ठीक है, तो क्या है कि आपने ब्लैक बॉल निकाली, उसको तो वापस रखना है, लेकिन दो एडिशनल बॉल और रखनी है। तो यानी रेड तो अभी भी 5 रहेंगी, लेकिन इस बार व्हाइट जो है, देखो फिर से व्हाइट निकला। आप व्हाइट को हमेशा ब्लैक समझना फिलहाल अभी इसके में। ठीक है, ये व्हाइट पता नहीं कहां से बार बार आ रहा है मेरे माइंड में। ठीक है, तो ये 7 ब्लैक बॉल आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी 7 ब्लैक बॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगर आपसे A/E2 पूछा जाए, A/E2 मतलब कि हमारी सेकेंड बॉल रेड होनी चाहिए, तो रेड कितनी है 5, तो ये 5/12 होगा। क्लियर। अब आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सेकेंड बॉल जो है रेड है, यानी अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी, PE1 मतलब पहले ही वाली सिचुएशन इनटू उससे रेड बॉल निकालना है, यानी कि PE1 इंटू PA/E1। अब दूसरी सिचुएशन भी है तो PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, अब चलो यहां पे पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, इक्वल टू PE1 हमारा है 1/2 इंटू A/E1 है 7/12 प्लस फिर ये 1/2 PE2, फिर A/E2 है 5/12। तो कितना आ जाएगा देखो
तो यहाँ पे 24 बन रहा है, ये भी 24 एलसीएम हो गया, 7 + 5 तो 12/24 आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया इसका आंसर, अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं। 13.3 फर्स्ट क्वेश्चन 1/2 क्लियर हुआ। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी का या बेस थ्योरम का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। अब देखो यहां पे आ गया 2 बैग वाला क्वेश्चन। क्या एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, एक दूसरा बैग है जिसमें हमारे पास 2 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन दे रखी है, 1 of 2 बैग इज सिलेक्टेड, ठीक है, एट रैंडम बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग इज टू बी फाउंड रेड। और अब देखो यहां पे लिखा है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखो सिचुएशन 2 दे रखी है, पूछा एक का, समझ जाना बेस थ्योरम है। 2 हो सकती है सिचुएशन, 3 हो सकती हैं। तो अगर ये ना लिखता कि फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, सिर्फ इतना होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सिर्फ इतना बोला होता तो समझते ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें पहला बैग चूज करोगे, उससे रेड बॉल निकालोगे, प्लस दूसरा बैग चूज करोगे, रेड बॉल निकाल दोगे। लेकिन यहां पे बता दिया नहीं है पहले बैग से होना चाहिए। तो आप बताओ, जब आपको बोला जाता है कॉइन से बताओ हेड की प्रोबेबिलिटी, क्या तुम टोटल नहीं देखते हो, हेड और टेल? आप कहोगे हाँ सर देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं? तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती, सर जब बोला है कि पहले बैग से रेड बॉल निकालनी है तो मैं सीधा नहीं लिख सकता हूं पहला बैग ये है तो 4 और नीचे 8 हो जाएगा, काम खत्म। भाई पहले बैग से नहीं, जब कॉइन में आपको हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो आपको टोटल आउटकम देखने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यानी आपको फर्स्ट बैग की भी एनालिसिस करनी है, सेकंड बैग की भी करनी है, फिर बताओगे फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी ये है। बात मेरी समझ रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पूछा वही बता दिया, भाई उसके हमें सैंपल स्पेस पे काम करना पड़ता है। तो इसलिए हमें इवन को भी, मतलब फर्स्ट बैग को सेकंड बैग को, दोनों के लिए सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आपको याद हो, जब हम कॉइन का मैं बार बार एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए, नीचे तो हेड और टेल दोनों, आप जब लिखते हो हेड की प्रोबेबिलिटी तो उसमें 1/2 आता है ना, 2 क्यों आ रहा है? इसमें तो हेड और टेल दोनों है ना, तो सैंपल स्पेस से डिसाइड होता है ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर 2 सिचुएशन दे रखी हैं, 2 बैग दे रखे हैं, तो दोनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना, बात समझ रहे हो? इसलिए चलो अब हम डिसाइड कर लेते हैं। अब ये E1 E2 हमेशा ऐसे ही रखना क्योंकि इसी तरीके के फॉर्मेट हम यूज करते हैं। तो E1 मैंने ले लिया, फर्स्ट बैग चूज करने की, फर्स्ट बैग चूज करना, ठीक है, और E2 ले लिया मैंने कि मैंने सेकंड बैग चूज किया, ठीक है। तो बस ठीक है, अब 2 ही बैग हैं तो दोनों की प्रायोरिटी बराबर होगी, तो PE1 हमारा हो जाएगा 1/2, PE2 हमारा हो जाएगा 1/2, दोनों का बराबर बराबर हो गया। तो PE1 हो गया 1/2, PE2 हो गया 1/2। अब हमें काम क्या करना है, देखो पहले ये डिसाइड कर लिया करो कि ये काम की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर क्या मेन काम करना है, रेड बॉल निकालनी है पहली वाली सिचुएशन से। तो P इसको रिप्रेजेंट करो A/E1 से। E1 मतलब पहला बैग चूज कर लिया है, अब रेड बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल कितनी है 4, तो 4/8, ठीक है। और इधर PA/E2 कितना हो जाएगा, रेड बॉल यहां भी निकालनी तो 2/8 आएगा। अच्छा अब A को बता दो, A क्या है, रेड बॉल, रेड बॉल निकालना है, ठीक है, रेड बॉल नॉट बॉल, ठीक है, रेड बॉल, समझ में आ गया। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें रेड बॉल जो निकालनी है वो फर्स्ट बैग से होनी चाहिए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, फर्स्ट बैग हमारा E1 है तो E1 लिखोगे, नीचे स्लैश लगा के A लिखोगे, ठीक है। मतलब रेड बॉल निकल जानी चाहिए कहां से, फर्स्ट बैग से, ये काम हो जाना चाहिए, ये पहले हो गया मतलब, तब प्रोबेबिलिटी। एक बताओ, कॉइन जब टॉस कर ले, मैं फिर से कॉइन क्या करूं, कॉइन जब टॉस हो रहा होता है तब तो हेड और टेल कुछ भी आता, लेकिन जब हो गया, जैसे हेड आ गया, ठीक है, हेड आ गया ना, यानी रेड बॉल आ चुकी है। अब बताते हैं हम हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। तो ये चीज पहले हो चुकी है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो E1। तो इसलिए ये कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं काफी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, लेकिन नहीं तो आप याद रखो उल्टा करना है, सिंपल, ठीक है, इस वाली चीज को उल्टा लिखना है। चलो अब ये क्या होगा, समझते हुए करते हैं। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ऊपर होता है फेवरेबल। फेवरेबल क्या होगा,
जब मैं पहला बैग चूज करूं यानी PE1, उससे रेड बॉल निकाल दूं, ये हमारा फेवरेबल हो गया, सिंपल। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा टोटल। टोटल कैसे आएगा, पहला बैग चूज करा और उससे रेड बॉल निकाल दी, लेकिन हमें पता है टोटल लिख रहे हैं तो प्लस लगा के हमें दूसरा केस भी लिखना पड़ेगा, जैसे हेड और टेल दोनों केस लेते हो। तो यहां आएगा PE2 प्लस इंटू PA/E2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज कैलकुलेशन में मैंने देखा, नोटिस किया है, आप क्या करना, इधर कभी ज्यादा सिंप्लीफाई मत करना। क्यों, देखो करने कर सकते हो, ये 1/2 लिख सकते हो, यहां आप 1/4 लिख सकते हो, लेकिन मत करना। मैं अभी बताता हूं क्यों नहीं करना, चलो अभी समझ में आपको खुद आएगा, ठीक है। PE1 1/2 है, इंटू PA/E2 आपका PA/E1 4/8 है, अपॉन, और जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूं आपको रियल बता रहा हूं, आसान रहेगा, रियल बता रहा हूं, अदरवाइज आप थोड़ा कैलकुलेशन टफ कर सकते हो, मैंने देखा स्टूडेंट कर लेते हैं टफ। फिर इधर देखो 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू 2/8। अब देखो, अगर आप कैंसिल वैंसिल नहीं करते तो फायदा ये होता है, तो आपको देखो डिनोमिनेटर वाले पार्ट सब में सेम नजर आएंगे, समझ रहे हो, डिनोमिनेटर पार्ट सेम नजर आएंगे। क्यों, सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी नीचे आउटकम होता है, टोटल होता है, तो वो सेम रहता है। तो उससे फायदा ये होता है कि हमारे एलसीएम लेने में बहुत आसानी होती थी ना। हम यहां ऐसे लिखा रहने दें 1/4/2/8 ऐसे रहने दो, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। नीचे भी देखो, यहां भी 2/8 है, यहां भी 2/8 है, तो एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहां बचेगा 4 प्लस, ये प्लस का साइन है, यहां 1/2, ये 2 हो गया, और ये कट गया, तो 4 × 1 4 और ये 6 हो गया। अब आंसर आ गया 2/3। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या होता, यहां 1/2 लिखा होता, यहां 1/4 लिखा होता, फिर यहां एलसीएम लेने का झंझट हो जाता, और फिर उसको कैंसिल करने का, ये सीधे सीधे कट जाते हैं। तो आपका आंसर इसका 2/3 आ रहा है। तो इस चीज को भी समझो कि ऐसे ही किया करो, मत किया करो यहां पे कैंसिल 1/2 करके, क्योंकि करोगे तो फिर बाद में तुम्हें फ्रैक्शन में इधर अलग आएगा। अभी ये चलो फिर भी ठीक है, फिर और किसी में और कुछ आ जाएगा, तो उनमें फिर एलसीएम लेने का तुम्हारा झंझट बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज भी सिंपल होते हैं, ठीक है, बच्चे बना देते हैं इसको डिफिकल्ट, तो आप इसको रियलाइज करोगे आगे वाले क्वेश्चन में कि इस तरीके से कैलकुलेशन करने में कितना फायदा होता है, ठीक है। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, वन ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज, एक कॉलेज में स्टूडेंट की बात हो रही है, 60% रिजाइड इन हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहते हैं, और 40% है डे स्कॉलर, यानी जो हॉस्टल में नहीं है। तो प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड और 20% डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। यानी यहाँ पे बात दो चीज़ों की है। देखो हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बेस थ्योरम का ये क्यों है। यहाँ देखो दो चीज़ें डिवाइड हो गई, एक है हॉस्टलर, एक है डे स्कॉलर। एक मतलब हॉस्टल में रहते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं, और दूसरी क्या है कि उनकी जो ग्रेड है वो ए आ रही है। तो ग्रेड ए वाली चीज़ है कॉमन, उसको अब आप कुछ चीज़ें रट लो, मतलब रटना तो गलत वर्ड है, समझ लो कि एक चीज़ जो फिक्स होती है उसको ए ले लिया करो। फिक्स क्या है यहाँ पे, फिक्स है ग्रेड ए का आना, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाता है रेड बॉल निकालो, तो आप ए फिक्स कर लेते हो रेड बॉल। तो ऐसे समझो चीज को, किसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा E1 E2 क्या होगा कि एक हॉस्टलर है और एक डे स्कॉलर है। तो PE1 की बात करें, चलो ये बता दो कि भैया E1 E2 है क्या, E1 E2, तो E1 E2 हो गया हॉस्टल का केस, मतलब ठीक है, रिजाइड इन हॉस्टल, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, और ये तुम्हारा डे स्कॉलर हो गया, ये डे स्कॉलर वाले बच्चे हो गए। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं PE1 कितना होगा, तो PE1 कितना है, प्रोबेबिलिटी 60% है, तो ये 60/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60/100। और PE2 क्या हो जाएगा, कितना है, 40/100 हो जाएगा। अब आपसे ये बोला गया कि जब आप हॉस्टलर हो, ठीक है, तो 30% स्टूडेंट जो है इन्होंने अटेंड करा ए ग्रेड। तो आप ए के बारे में बता दो, कैपिटल ए क्या है, ग्रेड ए के बारे में बात हो रही है, ग्रेड ए आने पे। तो यानी PA/E1 क्या हो गया, ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 30% है, 30/100। और PA/E2 जो है वो क्या हो जाएगा, और कितने परसेंट है, 20% है जिन्होंने
ग्रेड ए ली है 20/100, कोई कैंसिल वैंसिल मत करना, नहीं तो फंस जाओगे चक्कर में, यहाँ कुछ अलग आएगा नीचे, यहाँ कुछ अलग आएगा, फिर एलसीएम लेने का झंझट। और मैं तुम्हें ऐसी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि तुम्हें एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान, मैं कैंसिल कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज अटेन ग्रेड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट इज होस्टलर। बता दिया होस्टलर होना चाहिए। अब होस्टलर हमारा इवन वाला था, तो यानी ये पूछना चाह रहा है पी इवन स्लैश ए। समझ में आई बात? अगर ये ना लिखा होता, सिर्फ ये बोला था कि ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि वो होस्टलर है, यानी पी ई1 मल्टीप्लाई दिस प्लस पी ई2 इंटू दिस, यानी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती। लेकिन यहां पे क्या बता दिया भैया, होस्टलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी कंडीशन कि अगर वो होस्टलर है यानी पी ई1, ये मल्टीप्लाई होस्टलर होने पे उसने ए ग्रेड ले ली इस तरीके से, अपॉन में क्या होगा टोटल, यानी पी ई1 इंटू पी ए स्लैश ई1 प्लस पी ई2 इंटू पी ए स्लैश ई2, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पी ई वन हमारा है 60/100, 60/100 इंटू पी ए स्लैश ई1 300/100, 300 क्यों लिखा मैंने, एक मिनट, 30% था ना, हाँ 300 नहीं होगा 30 होगा, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, तो ये 30% है, 30/100, तो 30/100 प्लस फिर ऊपर तो इतना ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो P1 इंटू पी ए स्लैश ई1 था, अपॉन टोटल में पहला तो सेम लिखना है 60/100 इंटू 30/100 प्लस PE2 यानी 40/100 इंटू 20/100, ठीक है। अब देखो जो मैंने बात बोली कितना हेल्पफुल है आपके लिए। देखो यहाँ भी 100 इंटू 100 है, यहाँ भी 100 इंटू 100 है, तो एलसीएम लेना यहाँ कितना आसान है, सीधे सीधे टर्म कैंसिल होंगे। अगर मान लो तुम कैंसिल कर देते तो यहाँ 0 0 कटता, यहाँ 3/5 आता, यहाँ कुछ अलग आता, यहाँ कुछ अलग आता, ठीक है, तो क्या जरूरत है सब कैंसिल करने की, समझ रहे हो। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि ये कैलकुलेशन ऐसे करने से फायदा होगा ना। 60 इंटू 30 नीचे तुम्हारे 200 हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में अभी तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, 100 इंटू 100 एलसीएम में ले लो तो ऊपर वाले नंबर सीधे सीधे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 60 इंटू 30 कितना होगा 1800 प्लस ये तुम्हारा 800, और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बस अब हो गया सॉल्व। तो ये कितना हो गया 1800 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 18 प्लस 8 2600, तो 2 0 कट गए। अब ये 2 से कट रहा है तो ये 9/13, कितना आंसर आ गया 9/13। अब चेक कर लेते हैं, हाँ ये 11 थर्ड का 9/13, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ में है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गैस द आंसर। मतलब स्टूडेंट देखो तुम्हें ये पता है, तुम ये तो पेपर में आता है तुम्हें क्वेश्चन का आंसर, ये तुम तुक्का मारते हो, ठीक है, गैस कर देते हो कि भैया ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, मतलब 3/4 द प्रोबेबिलिटी है जिसमें तुम्हें आंसर पता ही, नोज द आंसर, और 1/4 है जिसमें तुम गैस करते हो आंसर। और एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस द आंसर एंड आंसर विल करेक्ट 1/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन आंसर करेक्टली। आप पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन समझें, ठीक है। यहां पे दो सिचुएशन हो रही हैं। जैसे आप देखते हो पेपर जब देते हो तो ये तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता है या आपने गैस करा, और फिर उसके बाद सही या गलत का फैसला होता है। तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि आपको गैस करा तो आपका सही हुआ, और आपने जब मतलब जो सही आता था तो सही हुआ, और जब गैस करा तो सही हुआ। मतलब आपको पता है जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है एक कॉमन चीज होती है, जैसे 2 बैग हैं, रेड बॉल निकालनी है दोनों से। यहां पे भी दो सिचुएशन है, एक में क्वेश्चन का आंसर आपको पता है और एक में गैस कर रहे हो, लेकिन जो मेन काम करना है दोनों से वो क्या है, आंसर सही होने की, ठीक है, आंसर सही होना। तो E1 E2 तो ये हो गया कि E1 मान लो हो गया नोज द आंसर, मतलब उसको आंसर पता है,
ठीक है, और E2 मतलब हो जाएगा ही गेस द आंसर। और A यहां पे क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, E1 E2 डिसाइड करते हैं और A डिसाइड करते हैं। A क्या है, आंसर करेक्ट। आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कि क्वेश्चन में ही पूछा है। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट स्टेप क्या है, कि देखो कहीं ना कहीं गिवन हो गया आंसर करेक्टली, यानी E1 और सॉरी ए हमारा आंसर करेक्ट का है, और किसका पूछ रहा है, E1 वाले केस का, यानी कि उसको जब आंसर पता है। फिर वीडियो पॉज करो, समझो इस चीज को। और इस बार देखो साफ साफ लैंग्वेज भी यूज कर ली है, गिवन दैट, यानी गिवन दैट मतलब स्लैश के बाद आएगा, और ये फाइंड आउट कर रहा है। तो जो मैं शुरुआत में समझा रहा था आपको स्टार्टिंग से, कि ये बाद में लिखते हैं और ये पहले क्यों लिखते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं हर बार गिवन दैट करके नहीं लिखते हैं। तो आपको ये समझना पड़ता है, ये गिवन होता है और ये अब तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से चीजें आने लगती हैं। अच्छा, अब जल्दी फटाफट करते हैं। P E1 क्या हो जाएगा, अगर ये E1 है, नोज द आंसर, अगर उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 3/4। देखो ही नोज द आंसर 3/4 है, यानी P E1 हो गया 3/4, और E2 आपका हो गया 1/4 इफ ही गैस द आंसर, तो ये 1/4 हो गया। P E1 हो गया 3/4, P E2 हो गया 1/4, ठीक है। तो ये P E1 हो गया, ये P E2 हो गया, ठीक है। अब आते हैं PA/E1 पे, अब आते हैं PA/E2 पे। ए मतलब आंसर करेक्ट हो। अच्छा, ये चीज तो दे रखी है कि एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि आपने अगर गैस करना मतलब E2, तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। लेकिन इसका नहीं दे रखा है कि जब आपको आंसर पता है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो कभी कभी कुछ चीजें हिडन होती हैं जो पता होनी चाहिए, तो सीधी सी बात, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो वो सही होगा। हाँ, अब कुछ डाउट आएगा, क्या सर हमें तो कई बार आंसर पता होता है लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब ये तो देखो वो वाली बात हो गई कि मतलब उसमें भी यही माना जाएगा तुम्हें पता नहीं था सही से, ठीक है। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन है कि ये पता था तो सही है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये कई बार मैं देखता हूँ, ये मैं 1 लिखता हूँ तो कहते सर मेरे तो कई बार गलत हो जाता है। तो वो तो फिर सबके अलग अलग कंडीशंस है ना, लेकिन एक्चुअल में देखें तो जब आपको आंसर पता है तो सही है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर पता है तो मेरा सही नहीं होता है, तो वो तुम्हारी एक अलग सिचुएशन हो गई, ठीक है। चलो फिलहाल ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था, कि हमारा आंसर करेक्ट हो और सिचुएशन क्या हो कि आपने मतलब आपको आंसर पता था। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए, कि हमने पहले P E1 लिया, यानी कि आपको आंसर पता है और आपका सही भी हो गया, यानी PA/E1, ठीक है, अपॉन टोटल में क्या लिखते हैं, P E1 इंटू PA/E1 प्लस का PE2 प्लस का PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। P E1 आपका 3/4, PA/E1 आपका है 1 अपॉन ये आपका PE2 है 3/4 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू ये PE2 है ना, PE2 इंटू PA/E2, 1/4 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा, देखो ये अब ऊपर तो एक ही 4 है तो 3/4 आया। यहाँ पे आपको थोड़ा अंतर हो गया क्योंकि ये वाली चीज अलग हो गई, तो इस बार एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है और यहाँ 16 बन रहा है, तो 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, 4 3 जा 12, और ये 4 4 जा 16 है, तो ये ऊपर 1 आएगा। तो ये आ गया 3/4 13/16, तो 3/4 इंटू ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 तो नीचे ही रहेगा, तो 4 4 जा 16, तो 12/13 आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें तो आंसर क्या आ रहा है, 12/13। एक बार देख लेते हैं, तो फोर्थ का आंसर है 12/13, करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया हमने, क्लियर है सारी चीज़ें, तो नोट कर लें इसको, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक बढ़िया से चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 में क्या है, पहले आप लोग पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं देखा है जल्दबाजी बस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वो तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आ जाए तब तो वो बात ही हो गई।
लेकिन पहले आप सोचो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जब आप समझ जाओगे वीडियो पॉज करो, समझो क्या है। तो लिखा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अब व्हेन इट इज इन फैक्ट का क्या मतलब है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीज है, तो वो डिसीज अगर है और जो मशीन है वो 99% बता रही है कि हाँ भैया डिसीज है, मतलब 99% बता रही है। टेस्ट ऑल्सो ईल्ड द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% फॉर हेल्दी पर्सन। मतलब क्या, अब तुमने कई बार देखा होगा आपको फीवर है, और फीवर मतलब आपको लगा कि फीवर है, टाइफाइड वाइफाइड तो नहीं हो गया, आपने टेस्ट करवाया, तो चांसेस हैं 99% कि आपको डिसीज है और आपने टेस्टिंग करवाई तो निकल के आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता कि नहीं था तो भी रिजल्ट आ गया, यानी कि वो वही है। देखो क्या लिखा है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, यानी 0.5% है हेल्दी पर्सन, यानी कि इसको डिसीज नहीं थी फिर भी रिजल्ट आ गया भाई पॉजिटिव, ठीक है, कि भैया तुमको ये डिसीज है, ठीक है। तो वही वाली बात है। फिर इसको दैट इज में एक्सप्लेन कर रखा है कि हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड और विथ प्रोबेबिलिटी 0.005 टेस्ट विल इंप्लाई हैज ही हैज डिसीज, मतलब उसको बता रखा है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यही है। पॉजिटिव रिजल्ट का क्या मतलब है, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब है जैसे अभी कोरोना था तो आप बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव, तो क्या मतलब है, यानी आपको कोरोना है। अब फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हो जाता है कि आपको कोरोना नहीं था लेकिन रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका ये मतलब था। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, क्योंकि 0.5% में है ना, तो परसेंटेज को हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यू के लिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.005 आएगा ना, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज समझो। अब लिखा था, अब आगे और लिखा है 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एक्चुअल में डिसीज है, ये बोल दिया। अब बोला गया प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज डिसीज और रिजल्ट पॉजिटिव। मतलब पूछ ये रहा है कि पर्सन को डिसीज हो और रिजल्ट पॉजिटिव आए, वो पूछना चाह रहा है। अब ये डिसाइड करना है कि आपको E1 E2 क्या लेना है, और जो हम ए लेते हैं A/E1 क्या लेना है वो समझना है। कैपिटल ए की बात करें तो मैंने आपको बोल रखा है कि कैपिटल ए वो लो जो कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, चाहे आपको डिसीज हो चाहे डिसीज ना हो, दोनों के लिए कॉमन क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। चाहे डिसीज है, कोरोना है, कोरोना नहीं है, लेकिन डिसीज आना। तो ए हमारे लिए कहीं ना क्या है, कॉमन चीज क्या है, रिजल्ट का आना, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। तो E1 E2 क्या होगा, E1 E2 वो पॉपुलेशन हो जाएगी कि जिसको डिसीज है जिसको डिसीज नहीं है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कई बार बच्चे इसी में फंस जाते हैं, सर E1 E2 हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि E1 E2 हम किसको लें। उम्मीद करता हूं आपको ये बात, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 ले लेंगे। E1 कौन सा केस लेंगे, जिसमें डिसीज है, ठीक है, एक्चुअल पर्सन हैज डिसीज, ठीक है, मतलब पर्सन को जो है डिसीज है वो E1 है मेरा। और E2 मेरा जो है जिसको डिसीज नहीं है, ठीक है। E2 हमारे लिए क्या है, E2 हमारे लिए है एक्चुअल पर्सन, ये लिख दो, पर्सन हैज नॉट डिसीज, पर्सन को डिसीज है ही नहीं, वो है। तो फिर इनकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ए क्या है, ए हमारा पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट का आना। तो ये चीजें आप पेपर में आप लिख दोगे तो टीचर को पता लग जाएगा तुम्हें चीजें सारी पता है, ठीक है। अब आ जाओ E1 पे। तो चलो E1 क्या है, पर्सन को डिसीज है, तो डिसीज वाली परसेंटेज कितनी है, तो ये लिखा था देखो 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एक्चुअल में डिसीज है। तो वो कितना है, 0.1%। परसेंट में तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, तो पॉइंट हटाओगे तो 1/1000 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाओगे एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। अच्छा PE2 क्या होगा, अब वो तो दे ही नहीं रखा है। तो ये बताओ इतनी परसेंट पॉपुलेशन को डिसीज है, तो ऐसी पॉपुलेशन कौन सी होगी जिसको डिसीज नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ी ना दे, अरे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस कर दो इस PE1 को, यानी कि 1/1000 को। समझ रहा हूं, अगर मैं कहूँ 100 लोग हैं, मैं बोलूँ 50 लोगों को डिसीज है, तो मैं पूछूं कितने लोगों को नहीं है, तो 100 में से 50 माइनस कर दो। 100 मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा,
ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 1000 इधर और 1 माइनस होगा, आप एलसीएम लोगे ना तो 1000 एलसीएम लिया तो 1000 माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 आ जाएगा, 999 अपॉन 1000। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं कि पर्सन को डिसीज है यानी इवन और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट। तो क्या है भाई पॉजिटिव रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी? तो लिखा था 99% ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज है और व्हेन इट इज इन फैक्ट, यानी टेस्ट भी उनका पॉजिटिव आ रहा है और डिसीज भी थी, तो 99% है। तो 99% को अगर एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 99 अपॉन 100 हो गया। और PA/E2, तो ऐसे लोग जिनको डिसीज नहीं थी, ठीक है, मतलब हेल्दी पर्सन थे, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है, अब ये कंफ्यूज हो सकते हो, ए मैंने लिया पॉजिटिव रिजल्ट, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यहां पे ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। ये फॉल्स वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसको डिसीज नहीं थी, पर्सन को डिसीज थी नहीं, इसलिए उसको बोला गया फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव आया है। तो यहां पे फॉल्स वाली वर्ड से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये है 0.5%, यानी 0.5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 1000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 1000। चलो अब हम लोग कुछ कैंसिल वैंसिल मत करना, आप पता इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ कर दोगे, मैं बहुत, चलो ठीक है, तुम मेरा वाला मेथड यूज मत करना अभी कैलकुलेशन में, तुम अपना मेथड यूज करना है। जैसे ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, तब तुम बताना मेरा मेथड आसान था या तुम्हारा। हो सकता है बराबर भी हो गया हो, या हो सकता है 19-20 का फर्क हो, लेकिन आसान आपके लिए ये होगा, मैं मतलब जितना मुझे आइडिया है, ठीक है, जितना मैं कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, तो अब देखो, अब निकालना क्या था कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या कि पर्सन को डिसीज है, यानी कि इवन, और वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, यानी आपको निकालना क्या है? P E1/A। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाता है? P E1 इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस P E2 इंटू PA/E2। ठीक है, सॉरी ये तो ऊपर तो फेवरेबल रहता है ना, सिर्फ ऊपर ये रहेगा, नीचे टोटल आता है ना, नीचे आएगा P E1 इंटू PA/E1 प्लस P E2 इंटू PA/E2 इंटू PA/E2। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P E1 कितना है? 1 अपॉन 1000 इंटू ये है 99 अपॉन 100 अपॉन, नीचे तो सेम रहेगा पहला टर्म तो, प्लस ये आपका 999 अपॉन 1000 इंटू 5 अपॉन 1000। पहले आप ये लिखना, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन आसान कैसे करनी वो समझते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करना है, पहले तो ये लिख लिया, अब आसान ऐसे करो, देखो तुम देख रहे हो इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी ये 1000, इसमें भी 1000 है, यहां पे 1000 है, यहां पे 100 आ रहा है ना, तो इसको भी 1000 बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर हमें एलसीएम लेने में टेंशन नहीं रहेगी ना। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये ऊपर जो 1 अपॉन 1000 है ना, यहां पे जो 999 है ना, 999 है, 99 को एक जीरो दे दो, तो क्या हम नीचे फिर 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट 0 0 कटेगा। लेकिन इससे फायदा ये होगा, अगर मैं यहां पे सॉरी 99 है, ठीक है, और यही काम नीचे कर लूं, यानी 1 इंटू ये 999 अपॉन 100 है ना, इसको भी एक जीरो देके इधर 1000 कर लूं, तो अब मेरे लिए क्या फायदा हो गया, अब मैं बताता हूं फायदा क्या हो गया। फायदा ये हो गया कि अब ये टर्म और ये सब टर्म सेम है, ये कटेंगे, तो एलसीएम लो चाहे ना लो, वैसे डायरेक्ट भी काट सकते, लेकिन मैं चलो ले लेता हूं कि 1000 इंटू 1000, तो ये हो गया 1 इंटू 990 अपॉन, यहां पे भी 1000 इंटू 1000, ये हो गया 1 इंटू 990 यानी 990 प्लस ये तो सेम है, अब ये रहेगा यानी 999 इंटू 5, तो देखो ये टर्म पूरा कट गया। मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब हो सकता है कि उसी से आसान हो जाए, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन कहता है कि इसमें ज्यादा हौच पौच नहीं होता कि तुम्हें डिवाइड करना पड़ा, यहां काट दिया 200 आ गया, फिर सोच रहे हो एलसीएम लो, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान रहता है। बाकी आप लोग करके देख लेना, आपको जिससे आसान लग जाए भाई, ठीक है। 990, अब ये ऐड कर लो, पहले तो 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 जो 45, 4 कैरी, 9 5 जो फिर 45, फिर 4 49 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 49 4995 आएगा, उसमें 990 ऐड होगा,
तो कितना आ जाएगा 5, 9 2 जा 18 और फिर ये 10 बन जाएगा, ये 19 हो जाएगा, फिर तुम्हारा 1 कैरी जाएगा यानी 5 9 8 5 आएगा। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर और नीचे 5 से कैंसिल हो रही हैं, तो 5 से कैंसिल करा तो कितना आएगा 5 1 जा 5 4 आएगा, 5 9 जा 45 और फिर 5 8 जा 40। ठीक है, ये 5 से काटा करा 1 1, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1 1 9 7। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th। ये आ रहा है 22/133। ये अभी और कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है ऐसे, हाँ 3 से कट रहा है। 3 6 जा 18 और 1 आया 18, 3 6 जा 18 फिर। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट रहा है तो 22 और ये आ जाएगा 133, यहाँ आ गया तो 22/133। क्लियर हुआ सबको? बाकी आप कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी, लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे किया करो, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा कैंसिल इधर भी कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, इधर इधर ज़्यादा कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर देना, अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। चलो आगे करें। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या लिखा है, देयर आर 3 कॉइन। इस बार 3 सिचुएशन है, 3 कॉइन दे रखे हैं, तो चलो 3 कॉइन लिख लेते हैं। 3 भैया कॉइन है हमारे पास। 1 इज 2 हेडेड, यानी 2 हेड है इसमें। इसमें क्या है? 2 हेड है, 2 हेडेड कॉइन है। ठीक है, अनदर इज बायस्ड कॉइन, जिसमें 75% हेड आ रहा है, 75% हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब इसमें आ जाएगी। और थर्ड है अनबायस्ड। अच्छा, अनबायस्ड क्या होता है? जो नॉर्मल हम बोलते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करा, हेड और टेल यानी बराबर बराबर, तो ये अनबायस्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बायस्ड है। ठीक है, जैसे बोलते हो ना आप उसकी तरफ ज्यादा बात करते हो, उसको बायस्ड बोलते हैं। तो ये 75%, ये तो पूरे ही बायस्ड है, दोनों में 2 हेड ले रहा है। ठीक है, 1 of 3 कॉइन इज चूजन एंड टॉस, इट सोज हेड। अब देखो ये कॉमन चीज है, हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब, यानी E1 E2 क्या हो गया, अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन करने की, तो E1 E2 E3 की मैं बात करूं तो E1 हो गया मतलब 2 हेड वाला कॉइन। ठीक है, E2 हो गया 75% हेड वाला कॉइन, और E3 क्या हो गया? अनबायस्ड कॉइन। तो अगर मैं पहले 3 मेरे पास कॉइन रखे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबकी बराबर बराबर, तो 2 होते हैं तो 1/2 लेते हो, 3 है यहां पे, तो PE1 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हमारे लिए हो जाएगा 1/3, PE2 हो जाएगा 1/3 और PE3 ये भी हमारे लिए हो जाएगा 1/3। ये सब 1/3 होंगे। अब जो कॉमन चीज क्या है वो हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए हमारे लिए क्या है? हेड लाना। ठीक है, तो PA/E1 क्या होगा? A/E1 क्या हो जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये बताओ E1 है क्या? जिसमें दोनों कॉइन में हेड ही, दोनों कॉइन जो होता है दोनों साइड हेड ही है, तो भैया और तो कुछ है ही नहीं। मैं तुमसे ये बोलूं रेड बॉल सारी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी था वो तो 1 हो जाएगी ना, सारी रेड है तो दोनों ही हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। PA/E2 यहां बता रखा है कि E2 में, यानी ये वाला 75% हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 75/100 इन कॉमा PA/E3 अनबायस्ड कॉइन है E3। अनबायस्ड मतलब बराबर बराबर होता है, तो सीधी बात है हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है अनबायस्ड में? 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब तुम्हें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। इट वाज 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन मतलब ये वाला, यानी E1 वाली सिचुएशन पूछी जा रही है। तो आपसे पूछा जो गया है वो है PE1/A, यानी हेड आना चाहिए, लेकिन किसमें? फर्स्ट वाली केस में, यानी 2 हेडेड वाले में। तो आंसर क्या होगा? PE1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? PA/E1 का, और नीचे क्या आएगा? टोटल। टोटल मतलब इसको भी लेना होगा, इसको भी और इसको भी, यानी PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। PE1 कितना है? 1/3 इंटू ये 1 अपॉन, ये तो 1/3 इंटू 1 है, प्लस ये तुम्हारा 1/3 इंटू,
अब ये 75, देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर लगभग में अलग ही है, तो यहाँ पे कैंसिल कर लो सही रहेगा। तो 75 को करा 25 से कट रहा है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये 3/4 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो बेस्ट मुझे जो लग रहा है, देखो यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ सब में 1/3 है, कॉमन ले लो, कट जाएगा 1/3 एटलीस्ट, तो 1/3 इंटू 1, तो ये आप देख लेना किससे आसान पड़ रहा है। तो 1/3 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया 1, यहाँ से बचा 3/4, और यहाँ से 1/3 कॉमन लिया तो ये 1/2, तो 1/3 से 1/3 कट गया, तो कितना बचा, तो यहाँ से आ गया आपका, ऊपर तो 1 है, यहाँ पे आपका इनमें 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 4 एलसीएम लिए तो यहाँ 4 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9, यानी 4/9 आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 4/9। तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर 4/9 ही आ रहा है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 वाले आंसर, 6 का आंसर क्या आ गया, 4/9, ठीक है। चलो समझ में आया, बढ़िया से नोट कर लो इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें 2000 स्कूटर हैं, 4000 कार ड्राइवर हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट, अब सीधी बात है, जब आप कार चलाते हो, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे जो चलाओ, एक्सीडेंट होता है, तो इन तीनों की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, अच्छा एक्सीडेंट मतलब होता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर से होना चाहिए, भगवान करे किसी से ना हो, ठीक है, नहीं क्वेश्चन करना है, ठीक है, फिलहाल कि स्कूटर से अगर एक्सीडेंट किसी का हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर से होना चाहिए। तो कॉमन चीज क्या है तीनों में, चाहे स्कूटर हो, चाहे कार ड्राइवर, चाहे जो एक्सीडेंट का होना, तो वो ए होगा, कैपिटल ए, ठीक है। तो इवन हो जाएगा कि हम इवन निकाल रहे हैं कि वो स्कूटर, ठीक है, स्कूटर की भाई प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब इवन मतलब स्कूटर वाला केस, मतलब स्कूटर ड्राइवर है, मतलब इवन मतलब स्कूटर ड्राइवर, E2 मतलब हमारे क्या है, कार ड्राइवर है, मतलब ठीक है, और E3 मतलब वो है हमारा ट्रक ड्राइवर है, क्या है, ट्रक ड्राइवर है। चलो अब एक एक करके पहले इनकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ए हमारे लिए क्या है बता ही देते हैं, ए हमारे लिए क्या है, एक्सीडेंट का मीट होना, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब इस केस में, ठीक है, कि भैया एक्सीडेंट हो गया। चलो तो पी इवन क्या होगा, तो इवन मतलब स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको सर कैसे निकाले, अरे भैया फेवरेबल अपॉन टोटल, तो स्कूटर ड्राइवर फेवरेबल कितने हैं 2000 डिवाइड में टोटल कितने ड्राइवर हैं, कितने ड्राइवर हो गए 2000 + 4000 6000, और 6000 ये भी हैं, टोटल 12000 हो गए, मतलब ना, तो 12000 हो गए ये, ठीक है। अब ऐसे PE2 निकालेंगे, कितना आएगा, कितने 4000 है, तो 4000 अपॉन टोटल तो 12000 ही है, और ऐसे PE3 लिखेंगे, कितने हैं 6000 अपॉन 12000 लिखेंगे। अब आपको इनकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी PA/E1, तो वो कितनी है 0.01, PA/E2 कितना है 0.03, और PA/E3 वो है 0.015, ठीक है, ऐसा दे रखा है, पहले आप इतना समझ लो, फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। अब देखो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमें स्कूटर से एक्सीडेंट करवाना है, ठीक है, स्कूटर से एक्सीडेंट करवाना है ना, तो स्कूटर क्या लिया है तुमने, E1 लिया है, तो E1/A निकालना है, क्या निकालना है PE1/A, तो क्या हो जाएगा, ये स्कूटर होना चाहिए और उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा टोटल, यानी कि PE1 × PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, प्लस PE3 इंटू PA/E3, ठीक है, इंटू PA/E3। चेक करो इस चीज को, क्या हो गया PE1/A जो है, ठीक है, PE1 इंटू PA/E1, और यहां पे डिवाइड में है हमारा टोटल, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो PE1 हमारा है 2000 अपॉन 12000,
और मल्टीप्लाई में है 0 पॉइंट कितना 01, ठीक है 0.01 मल्टीप्लाई में है अपॉन। अब टोटल जब लगाओगे तो पहला स्टेप तो ये रहेगा 2000 अपॉन 12,000 इंटू 0.01 प्लस यहाँ पे आपका है 4,000 अपॉन 12,000 इंटू 0.03, ऐसे ही फिर लास्ट में 6,000 अपॉन 12,000 इंटू 0.15। अब जैसे मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि मैं पहले कैंसिल नहीं करता हूँ। अब फायदा ये है तो यहाँ भी 12,000 है, यहाँ भी, चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो क्योंकि भाई सब में डिवाइड में सेम नंबर है, ऊपर का नीचे कैंसिल कर दो। लेकिन अगर आप एक स्टेप लिख दो तो बढ़िया है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2000 इंटू 0.01 अपॉन 12,000। तो ये फायदा होता है कि बिना एलसीएम लिए कट जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता कि पॉइंट हटाता यहाँ पे 100 लगाता, फिर पॉइंट हटाता, एक तो ये कैलकुलेशन फालतू, फिर पता चला किसी ने यहाँ 15 को कैंसिल कर लिया 100 से, सोचो वो तो कैल्शियम लेके ही पागल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो मैं बोल रहा था कि कैलकुलेशन बाद में करना, ठीक है। अब आपकी बुद्धि खुली होगी। तो यहाँ 12,000 लिया, अब ये 2000 इंटू 0.01 रहेगा प्लस 4,000 इंटू 0.03 प्लस 6,000 इंटू 0.15। तो देखो कितना आसान हो गया, कट गया सीधा सीधा, समझ रहे हो। अब 0.01 का मल्टीप्लाई करना भी आसान है, फालतू में इधर 100 लेते हो फिर एलसीएम लेते, ठीक है, और कुछ काटते फिर से। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर 2 जीरो करेंगे तो 20 आएगा ऊपर, ठीक है, अपॉन ये कितना आएगा 20, ये 0.3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12, तुम्हारा 12 आएगा और 3 जीरो आएंगी, 2 120 आ जाएगा मतलब, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 15 6 जा 90 और 3 जीरो और 2 बार डेस यानी 900 आएगा। ये कितना आ गया 900। चलो इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट। या सबसे पहले जीरो वजह से इधर भी है, जीरो सब में ही है, तो 10 मतलब ऊपर कॉमन ले लिया, 10 नीचे, या बोलो 10 से डिवाइड कर दिया सब में, तो और थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फाइनली कितना हो गया 2 अपॉन इतना, तो 90 प्लस 12 प्लस 2 104, 2 से डिवाइड कर दो 1/52, कितना आ रहा है 7 का ही आ रहा है, 1/52 करेक्ट आ गया। तो देखो अब ज़्यादा काटा पीटी भी नहीं करी और आंसर आ गया, और क्या चाहिए, ठीक है। क्लियर है, नोट करो इसको। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन, 2 मशीन है ए और बी, और पास्ट रिकॉर्ड जो है वो शो करता है मशीन ए जो है प्रोड्यूस करती 60% ऑफ आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। मतलब मशीन ए का जो आइटम प्रोड्यूस होता है आउटपुट में वो 60%, इसका 40%, जिसमें 2% जो है मशीन ए का और 1% मशीन बी का, वह डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव है। ऑल द आइटम्स पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, फाउंड इट टू बी डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी बतानी वो मशीन बी से होना चाहिए। तो इसमें देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है, आप ये डिसाइड किया रहो कॉमन चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं दोनों ही मशीन का डिफेक्टिव वाला पार्ट कवर करना चाह रहा है। तो जो कॉमन है वो डिफेक्टिव, यानी वो कैपिटल ए लेना, क्या लेना कैपिटल ए। तो E1 E2 क्या होगा, E1 हो जाएगा मशीन ए, E2 हो जाएगा मशीन बी। तो यानी E1 हो गया कि मशीन ए से जो आउटपुट आया है, ठीक है, मशीन ए से जो आउटपुट आया है, और E2 हो जाएगा मशीन बी का आउटपुट, और ए हो जाएगा आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग तो PE1 लिखेंगे और फिर PE2 लिखेंगे, ठीक है, PE1 और PE2। तो PE1 कितना है, फर्स्ट मशीन ए जो है वो 60% आउटपुट दे रहा है 60/100, और E2 कितना दे रहा है, E2 हमारा दे रहा है 40%, यानी 40/100 दे रहा है आउटपुट, ठीक है। E1 दे रखा है 60/100, E2 दे रखा है 40/100, ठीक है। अब अगर E1 में, ठीक है, 60 पर ये हो गया, अब इनका डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी परसेंटेज है कितना, मशीन ए का कितना है 2%, तो A/E1, तो पहली मशीन का डिफेक्टिव परसेंटेज 2%, परसेंटेज को नंबर में चेंज करें तो 2/100 में आ जाएगा, और PA/E2 ये 1 है, 1/100 हो जाएगा। अब इस बार बोला गया है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो मशीन बी से होनी चाहिए,
तो मशीन बी हमारी कौन सी, E2 वाली। तो आपसे पूछा गया है E2 स्लैश और डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए, यानी E2A होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला छोड़ो, नॉर्मल सेंस लगाओ। अगर आपको E2 से डिफेक्टिव चाहिए तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी E2, यानी कि मशीन बी सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उससे डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालना होगा, ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या होता है, टोटल, टोटल में दोनों केस लेने हैं, यानी कि PE1 इंटू PA स्लैश E1 प्लस PE2 इंटू PA स्लैश E2, ठीक है, इंटू PA स्लैश E2, ये आएगा, ठीक है। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट करो, ठीक है। तो चलो E2 40/100, ये 1/100, तो ये 40/100 इंटू 1/100 अपॉन E1 हमारा है 60/100 2/100 प्लस ये सेम PE2। अब आप चाहो तो थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो, नहीं तो सब में 100 100 100 100 सबका काट दो डायरेक्ट। मैं कहूँगा एक स्टेप और लिख देते हैं, चलो। तो 100 इंटू 100 तो ये 40 आएगा, और डिवाइड में भी एलसीएम ले लेते हैं, ये 100 100 100 100 वाला एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से 60 और वहाँ से 40, तो ये पूरा कट गया। तो ये आ गया 40/60 प्लस 40 कितना 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 2/5। क्या आ गया, 2/5 आ गया। और ये कौन सा क्वेश्चन था, 8। एक मिनट, 1/4 आ रहा है, एक मिनट, कुछ इसमें 1/4 दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा 2% था मशीन ए का, 1% था मशीन बी का, ठीक है। तो मशीन बी की 40% था और डिफेक्टिव ही चाहिए, तो 40 आएगा। और यहाँ 60, अच्छा एक मिनट, हाँ हमने यहाँ पे गलती की ना, ये 40 इंटू 1 ये तो ठीक किया था, लेकिन यहाँ पे 60 और ये 2 था, यहाँ पे 2 था भाई, तो ये 120 आएगा। कितना आएगा, 120। तो ये कितना बना, 40/160 बना, फिर 0 0 कट गया, हाँ 1/4 आ जाएगा। आगे सब कुछ समझ में तो ठीक रहता है। देखो इसलिए मैं एनसीईआरटी चेक करवाता हूँ, क्योंकि देखो मैं अपने आप को भगवान तो मानते, बच्चे तो बोल देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आपकी तरह ही कैलकुलेशन करता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो और इसको मैं हाइड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि पता है मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, लेकिन मैं पता जो शूट करता हूँ ना, ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती भी मैं उसको भी डालता हूँ, क्यों, जिससे आप रियलाइज़ कर पाओ कि मैं भी आप जैसी हूँ, बस मैंने आपसे थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए मुझे ये सब आता है। अदरवाइज ऐसा मत सोचो, कई बार क्या आप मुझे ज़्यादा ऊपर रख दोगे ना, तो होगा क्या, आप सोचोगे मैं तो छोटा हूँ, मैं तो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये नहीं सोचना है, आपको बराबर समझना है इस चीज़ को, इसलिए मैं इस चीज़ को हटाता भी नहीं हूँ। जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये अगर कहीं मिस्टेक अगर कुछ होता भी है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। बाद में तो मैं वेरीफाई कर ही लेता हूँ कि हाँ सही आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखा करें कि आप और हम में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, प्रैक्टिस का अंतर होता। आप भी प्रैक्टिस करिए, बढ़िया करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, 2 ग्रुप है आर कंपीटिंग द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डिस्क्रिप्टर्स डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब 2 ग्रुप हैं, डायरेक्टर का कॉर्पोरेशन चल रहा है, जो भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन इतना इतना, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का विन करने की प्रोबेबिलिटी दे दी। फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब अगर पहला ग्रुप जीतता तो वो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करेगा वो 0.7 है, और ऐसी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 सेकंड ग्रुप विन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाई सेकंड ग्रुप। देखो यहां पे भी कॉमन चीज क्या है, नया प्रोडक्ट का आना, तो ये कैपिटल ए लेना है। क्या लेना है, कैपिटल ए। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ए क्या है। तो इसका मतलब E1 E2 हमारा हो जाएगा, E1 मतलब हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और E2 हो जाएगा हमारा मतलब सेकंड ग्रुप, ठीक है। E1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, E2 मतलब सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं PE1 की बात करूं तो वो आ जाएगा 0.6, PE2 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 0.4, ठीक है। PE1 आ जाएगा 0.6, PE2 आ जाएगा 0.4। अब आपको ये 2 ग्रुप चूज करने हैं। उसके बाद अगर पहला ग्रुप विन करता है तो ए नया प्रोडक्ट निकालता है, यानी कि हमें ए लेना है न्यू प्रोडक्ट की, न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर ही लिख लो इस चीज को, ए हमारा क्या है, न्यू प्रोडक्ट।
तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने पहला ग्रुप जीत गया, यानी पहला ग्रुप जीतने मतलब है इवन, तो नए प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, और अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.3। अब आपको निकालना क्या है कि भैया दूसरा ग्रुप होना चाहिए और प्रोडक्ट नया लॉन्च होना चाहिए, यही तो है, नया प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरा ग्रुप होना चाहिए। तो इसका फेवरेबल क्या होगा कि दूसरा ग्रुप चूज हो, यानी PE2 मल्टीप्लाई में PA/E2 डिवाइड में टोटल, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE2/A कितना आ जाएगा, PE2 हमारा है 0.4 और A/E2 है 0.3 अपॉन में 0.4 इंटू 0.3 प्लस, या पहले अगर हम PE1 ये लिखना चाहते तो 0.6 इंटू 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, तो ये आ गया 0.12, ये आ जाएगा 0.42 प्लस 0.12, तो ये आया 0.12 अपॉन 0.54। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से काटा तो 6 अपॉन कितना आया 27, और फिर 3 से कट रहा ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2/9 कितना आंसर आ गया 9 क्वेश्चन का 2/9। क्लियर है ये क्वेश्चन, सही है, 2/9 नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है लिखा है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, मतलब एक गर्ल जो है वो डाइस फेंकती है, तो डाइस में क्या देखती है वो 5 6 आ जाता है या फिर 1 2 3 4 आ जाता है, ठीक है। अगर 5 6 आता है तो वो टॉस करती है, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा जी, कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है, कॉइन 3 टाइम्स। और अगर नंबर 1 2 3 4 आता है, ठीक है, 1 2 3 4 आता है तो वो टॉस करती है एक बार, कॉइन सी टॉसेस अ कॉइन वंस, यानी 1 टाइम वो टॉस करती है कॉइन को, ठीक है, कॉइन को 1 टाइम ही टॉस करती है, और नोट करती है कि हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, ठीक है। सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। अब देखो यहां पे बता दिया गया है कि इस वाले केस से तुम ये बताओ कि उसमें एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब ये जो कॉमन चीज है वो क्या है, कैपिटल ए एग्जैक्टली 1 हेड, क्या एग्जैक्टली 1 हेड आपके लिए कैपिटल ए है कि दोनों के लिए चाहिए आपको। और E1 E2 क्या होगा, ये 5 6 E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब E1 हमारे लिए क्या हो जाएगा, E1 हमारे लिए हो जाएगा कि नंबर 5 और 6 आ रहा है, और E2 हमारे लिए हो जाएगा नंबर जब 1 नंबर हमारे 1 2 3 4 आ रहे हैं, और A हमारे लिए क्या होगा एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। तो भाई अगर मैं PE1 की बात करूं कि अगर नंबर 5 6 आ रहा है, तो जब डाई को थ्रो करते हो तो आउटकम क्या होते हैं 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक, तो 2 फेवरेबल है यानी 2/6। और अगर मैं PE2 की बात करूं यहां पे, तो वो 1 2 3 4 नंबर यानी 4/6। अब मुझे निकालना है PA/E1। A/E1 का क्या मतलब है कि अगर नंबर 5 और 6 आ रहे हैं तो एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब इस वाले केस में हमने कॉइन को अगर 3 बार टॉस करा है तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 3 बार हम कॉइन को जब टॉस करते हैं तो आउटकम हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो 8 होते हैं। तो क्या क्या आता है इसमें, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, ठीक है, कॉमा, फिर आएगा हेड हेड टेल। अब ये चीज़ थोड़ी सी इधर जा रही है नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। फिर आएगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और फिर आ जाएगा टेल टेल टेल। तो इस तरीके से ये 8 आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8, और एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आना चाहिए, तो कितना होगा, ये तो 2 है 3 है 2 है 2 है 1 आउटकम ये हो गया।
और एक हेड हमारा कहाँ है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, यानी 3/8 आएगा। कितना आएगा, 3/8। और जब पॉइंट को एक ही बार टॉस किया गया तो यहां सैंपल स्पेस तो सिर्फ दो ही होंगे, हेड और टेल। तो यहां पे PA/E2 जो होगा वो तो 1/2 होगा, इसमें तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब निकाल दो। अब किससे निकालना था, 1 2 3 4 वाले से, यानी E2 वाली सिचुएशन निकालनी है। तो यानी फॉर्मूला क्या लगेगा, PE2/A, यानी ये फॉर्मूला हमें लगने वाला है। ठीक है, तो PE2/A लगने वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE2 इंटू PA/E2, ठीक है, अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, तो PE2 कितना है भाई हमारा, 4/6 इंटू, और ये कितना है PA/E2 1/2 अपॉन ये 2/6 इंटू 3/8 प्लस 4/6 इंटू 1/2, ये आएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहां तो देखो सब अलग अलग नंबर है, तो कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कर लो भाई। 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो और यहां पे भी 2 2 जा 4, और ये 3 टाइम्स कटेगा, यानी ऊपर बचा 1/3 अपॉन, और यहाँ कितना बचा, सब कुछ कटने के बाद ये 2 और ये, यानी 1/8 प्लस ये 2 2 जा 4, तो और ये कट के 1/3, तो 1/3 अपॉन 8 3 जा 24 होता है, तो 24 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो 3 + 8, तो 3 8 जा 24, 8 ऊपर पहुंचेगा, 8/11। चेक करो क्या आपका आंसर 8/11 है क्या, हाँ यही आ रहा है 10th का। और आप खुद से भी करें कैलकुलेशन, ये नहीं कि मैंने जैसे कैंसिल करा रट रहे हो बैठ के। ठीक है, तो 8/11 इसका आंसर आएगा, नोट कर लें, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखो। अब मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ABC। फर्स्ट ऑपरेटर है जिसमें 1% डिफेक्टिव है, अदर 2 ऑपरेटर है जिसमें 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम है, और ए को जो करा गया है जॉब जो है वो 50% टाइम दिया गया है, बी की जो जॉब है वो 30% ऑफ द टाइम है, सी की है 20%। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस बाय ए, मतलब जो डिफेक्टिव आइटम है वो मशीन ए से होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो मैंने बोला है जब भी बेस थ्योरम क्वेश्चन आएगा आप ये डिसाइड करो कि कॉमन क्या है, कॉमन है डिफेक्टिव, यानी वो तो आपका कैपिटल ए होगा डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो E1 E2 क्या है, फिर E1 हमारा हो जाएगा मशीन ए। ठीक है, E1 हमारा क्या हो जाएगा, मशीन ए ने जितने टाइम वर्क करा है। E2 हमारा हो जाएगा मशीन बी की प्रोबेबिलिटी कि उन्होंने कितने देर ऑपरेट किया है, और E3 हमारा हो जाएगा मशीन सी। ठीक है, इस बार 3 चीजें हमारे पास, तो बस सबकी प्रोबेबिलिटी लिखना शुरू कर दो, सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो PE1 यानी मशीन ए ने कितनी देर ऑपरेट करा, तो 50% ऑफ द टाइम, तो यानी 50/100। PE2 हमारा हो जाएगा 30% ऑफ द टाइम, तो 30/100, और PE3 क्या हो जाएगा 20%, तो 20/100 हो गया। अब आ जाते हैं इनकी डिफेक्टिव आइटम की पॉसिबिलिटी क्या है, PA/E1 की। तो भाई 1% है पहले वाले मशीन ए का, यानी 1/100, तो PA/E2 ये कितना हो जाएगा 5/100, 5% है, 5/100 आ जाएगा, और PA/E3 कितना हो जाएगा 7% डिफेक्टिव आइटम है, यानी 7/100 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो PE1 आ गया, PE2 आ गया, PE3 आ गया। ठीक है, और फिर PA/E1, फिर PA/E2, फिर PA/E3 आ जाएगा। अब आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी जो है वो ए से प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यानी आपको निकालना है E1/A निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन टोटल रहेगा, यानी कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, ठीक है, प्लस PE3 इंटू PA/E3। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो,
तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो पी ई वन 50/100 है। देखो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लास्ट में कैलकुलेशन करूंगा, इंटू 1/100 अपॉन 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100, मतलब ये वाले लेंगे 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। अब एलसीएम लोगे या पहली कैंसिल कर लो, सब में 100 है, सबका 100 नीचे उड़ा दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50/50 प्लस 150 प्लस 140, ठीक है। सबको 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी सब जगह 0 है ना, तो 5/5 प्लस 15 प्लस 14, तो कितना हो गया 5 प्लस 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 14 34, तो 5/34 इज आंसर, और यही आंसर दे रखा है। क्लियर है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अच्छे समझो। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब जो 52 कार्ड्स थे हमारे पास, उनमें कोई एक कार्ड का लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो बेस थ्योरम का, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे रखा है। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें पता लग जाता है E1 E2, लेकिन इसमें थोड़ा घुमा के दे रखा है, एक कार्ड खो गया। और क्वेश्चन में क्या होता है, सिचुएशन पता होती है कि ये दो सिचुएशन है, दो बैग हैं, ठीक है, दो मशीन है, इसमें ऐसा डायरेक्टली नहीं है। अब रिमेनिंग कार्ड है, मतलब एक कार्ड जो खो गया है, उसके बाद बोला है रिमेनिंग कार्ड से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे हैं। अब सीधी बात है 52 में अगर एक कार्ड खो गया होगा तो 51 बचे होंगे, 51 में से 2 कार्ड निकालने हैं, और ये बोल दिया कि दोनों डायमंड होने चाहिए। और ये क्वेश्चन में बोल दिया गया प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो जब लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड होना चाहिए। अब ये थोड़ा वीडियो को पॉज करोगे ना, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से, वीडियो पॉज करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो कार्ड खोया होगा, जैसे खो गया कोई कार्ड, तो उसमें दो सिचुएशन होंगी ना, कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड हो सकता है, क्योंकि यहां पे सारी खेल सिचुएशन डायमंड की है। और जो एक कार्ड पहले खो गया था वो लॉस्ट कार्ड अदर देन डायमंड है। मतलब भाई जो एक कार्ड खो गया है, वो कार्ड खोने का मतलब है कि जो कार्ड निकाल लिया गया है। अब भाई खोया कैसे, मान लो एक कार्ड निकाल कर ना फेंक दिया, खो गया मान लो, तो सिचुएशन ये हो सकती है जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड था या फिर अदर देन डायमंड था, समझ रहे हो। तो यानी दो सिचुएशन देखो जो हमेशा बेस थ्योरम में आती वो आ गई है, कि हम अब 2 कार्ड निकालेंगे, एक उस सिचुएशन में जिसमें हमारा लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड ही है, और एक सिचुएशन वो होगी जिसमें डायमंड नहीं खोया है और कोई कार्ड चला गया है, उसमें से हम 2 कार्ड निकालेंगे। और तुमसे ये बोला गया है जो दोनों कार्ड निकालने हैं वो डायमंड के निकालने हैं। तो आप समझ में आ गई दो सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे जैसे हम बेस थ्योरम में हमेशा जो E1 और E2 लेते हैं, तो यहाँ पे पता लग गया E1 हो गया लॉस्ट कार्ड डायमंड, ठीक है, कि डायमंड कार्ड खो गया, और यहां पे लॉस्ट कार्ड कौन सा होगा, अदर देन डायमंड, डायमंड को छोड़कर। तो ये पता लग गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आज तक हमने किसी कार्ड की खोने की प्रोबेबिलिटी नहीं सीखी है। बहुत सही बोल रहे हो, ठीक है। अरे खोने का मतलब एक कार्ड निकाल के फेंक दिया, यानी निकाल लिया एक कार्ड, तो यानी तुम्हें डायमंड कार्ड के खोने पे मत जाओ, ये सोचो कि E1 अल्टीमेट एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कौन सा, अब लॉस्ट पे मत जाओ, डायमंड कार्ड, ठीक है, डायमंड कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो डायमंड कितने होते हैं 13, तो PE1 हो जाएगा 13/52। आई बात समझ में, ठीक है। इस पे मत जाओ कि तुम्हारा ये E1 क्या है, E1 है PE1 13/52, सिंपल। E2 मतलब तुमने डायमंड को छोड़कर एक दूसरा कार्ड निकाला है, डायमंड को छोड़कर, तो टोटल कार्ड होते हैं 52, तो 52 से 13 अगर माइनस होगा तो 39 आएगा, तो ये आएगा 39/52। आई बात समझ में, क्लियर, समझ रहे हो, डायमंड को छोड़ के लेना था। अच्छा अब आते हैं A/E1 पे और A/E2 पे। ए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों सिचुएशन में क्या है कि हमें 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और दोनों डायमंड के होने चाहिए। अच्छा अब समझना, E1 का मतलब है
तुमने डायमंड कार्ड निकाल लिया है। अब आप मुझे बताओ इवन वाले केस में अगर डायमंड कार्ड निकाल लिया है तो अब एक तो टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51 और डायमंड होते हैं 13 और एक डायमंड निकाल लिया है तो अब डायमंड कितने हैं 12 डायमंड है ये टोटल है। तो अब तुम्हारा जो ए है वो है क्या, ए लिख भी दो, ए है 2 कार्ड्स निकालने हैं, 2 कार्ड्स ड्रॉन और वो दोनों कौन से होने चाहिए, डायमंड के होने चाहिए, ठीक है। अब आपको इस सिचुएशन से 2 कार्ड निकालने हैं तो क्या आएगा 12/51 इंटू एक और निकालोगे तो एक और कम हो जाएगा यानी 11/50, ऐसी तो करते हैं। अब इस पे आ जाओ, इस सिचुएशन में जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड नहीं है, E2 क्या है, E2 है डायमंड को छोड़कर, तो डायमंड तो अभी भी 13 होंगे इस वाले केस में। हाँ टोटल जरूर अब 51 हो चुके होंगे क्योंकि एक कार्ड तो खो गया ना, तो इस बार आएगा 13/51 और एक कम करोगे तो 12/50। आई बात समझ में, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड यानी इवन वाली सिचुएशन निकालनी है। हमें निकालना है P_E1/A, हमें क्या निकालना है P_E1/A, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P_E1 इंटू P ये वाली फेवरेबल, ठीक है, PA/E1 अपॉन P_E1 इंटू PA/E1 प्लस P_E2 इंटू PA/E2, ठीक है, यही तो आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, P_E1 क्या है 13/52 इंटू PA/E1 कितना है 12/51 इंटू 11/50 अपॉन इधर क्या आएगा 39/52 इंटू सॉरी पहले तो नीचे तो टोटल पहले ये रहेगा ना पूरा, यानी कि 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस फिर ये पूरी सिचुएशन आएगी यानी P_E2 यानी 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12/50। अब मेरी बात समझ में इधर तक आ गई होगी कि कैलकुलेशन में बीच में कुछ कैंसिल क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि होता क्या है, अब देखो इसका डिनोमिनेटर इसका सबका सेम है ना, तो सबके डिनोमिनेटर चाहो तो एलसीएम ले लो ने एक स्टेप और एक्स्ट्रा करके, या सबके डिनोमिनेटर हटा दो बस। अब क्या बचा, अब आपका इधर है 13 इंटू 12 इंटू 11 तो है ऊपर इधर। अब एक काम और करूं, यहां भी 13 12 है और यहां भी 13 12 है, कॉमन ले लो भाई, 13 इंटू 12 ले लिया कॉमन, थोड़ा और आसान होगी कैलकुलेशन। तो यहां बचा 11 और यहां बचा 39, देख रहे कितना आसान हो रहा है, लो ये भी कट गया। तो क्या बचा, ऊपर 11 बचा और यहाँ पे 39 11 करोगे तो क्या 50 आ जाएगा, 11/50 यही आ रहा है आंसर। देख रहे हो कितना आसान हो गया, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई इसकी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी कैलकुलेशन मैंने सब कुछ आसान बना दिया इस क्वेश्चन को, और आसान बना दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी ए स्पीक ट्रुथ 4/5 और एक कॉइन को टॉस करा गया, ए रिपोर्ट हेड अपीयर्स, ठीक है। अब देखो जब कोई कॉइन टॉस कर रहा है तो वो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है 4/5, लेकिन जो वो बोल रहा है कि भाई ए रिपोर्ट हेड, तो ऐसा भी तो हो सकता है झूठ बोल रहा हूं, है कि नहीं। तो यहां पे भी 2 सिचुएशन है, आपको समझना ये कि एक सिचुएशन छुपी हुई है, मतलब क्या, हम E1 E2 इसमें भी लेंगे। E1 हो जाएगा मान लो स्पीक ट्रुथ, ठीक है, और E2 क्या ले लेंगे, ही स्पीक लाइज, ठीक है, झूठ बोलता हूं, ठीक है, समझ रहे हो, ए जो है वो झूठ बोलता हूं और यहां पे ट्रुथ बोलता हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी P_E1 तो आपको दे रखी है कितनी 4/5, और झूठ बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा E2, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कर दो 4/5, तो ये आपकी 1/5 आ जाएगी। अगर आपको एक चीज दे रखी तो उसको अल्टर निकालना तो 1 माइनस कर दो। जो कॉमन चीज है वो क्या है, रिपोर्ट करता है हेड अपीयर्स, एक जब कॉइन को टॉस कराए तो हेड अपीयर होता है वो ए है। तो हमें पता है जब बेस थ्योरम क्वेश्चन होता है तो कैपिटल ए फिक्स होता है, यानी वो हेड की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो PA/E1 क्या होगा, अब जो देखो वो सही बोले चाहे गलत बोले, लेकिन हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होती, तो यहां भी 1/2 और यहां पे भी 1/2। अब हमें निकालना क्या है कि वो
प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी कि एक्चुअल में हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब सीधी बात है, अगर वो एक्चुअल में हेड था यानी वो सही बोल रहा था, सही बोल रहा है मतलब E1, तो आपको अल्टीमेट E1/A निकालना है। तो क्या हो जाएगा, PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, इक्वल टू PE1 कितना है 4/5 इंटू A/E1 यानी 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। तो 5 और 2 सब में ही है, सब कटा दो 5 और 2 एलसीएम लेके, तो ये 4 आ जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम ले लो 10, इधर भी 10 इधर भी 10, सब कट जाएगा। तो यहां बचा 4, यहां बचा 1 यानी 5 आएगा। तो 4/5 इसका ऑप्शन ए आ रहा होगा आंसर, ठीक है, ए आ रहा है इसका आंसर। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी 2 इवेंट है और ए सबसेट ऑफ बी है। अच्छा, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब जानते हो ना कि बी में जो एलिमेंट है वो, मतलब ए में जो एलिमेंट है बी में जरूर होंगे, यानी बी बड़ा सेट होगा। मतलब आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि इधर वाले जो एलिमेंट है, मतलब इसमें अगर फॉर एग्जांपल 1,2 है तो बी वाले में 1,2 तो जरूर होगा, एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, पी बी बोला है नॉट इक्वल टू 0 है, विच वन इज करेक्ट। अच्छा, पी A/B का तो फॉर्मूला हमारा जो होता है, क्योंकि पी A/B सब जगह लिखा हुआ है, तो पी A/B जो है क्या वो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, यही होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब ए सबसेट बी का होता है तो ए और बी का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा ए के इक्वल होता है। क्यों, इन दोनों में कॉमन जो होगा वो मैक्सिमम ए वाला हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के बराबर आती है, ठीक है। इससे आप एग्जांपल से समझ सकते हो। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए लिख सकते हैं और इधर पी बी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि लिखा है पी बी अपॉन पी ए, तो ये तो गलत हो गया। अब ऑप्शन में कुछ इनइक्वलिटी आ गई, इधर भी और इधर भी, यानी कि पी A/B में इनइक्वलिटी आ गई है, ग्रेटर देन पी ए या फिर लेस देन पी ए, यानी पी बी का कोई रोल नहीं है यहां पे। देखो हमें पता है कोई भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है। हालांकि इसमें 0 के बराबर तो दे नहीं रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है या 1 के से छोटी होती है। लेकिन यहां पे 0 तो लेना नहीं है, तो हम सीधा ये केस ले सकते हैं कि पी बी जो है वो 1 से छोटा है, और ये सबको पता है नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो अगर ये पी बी 1 से छोटा है, अब देखो अब अगर पी बी को हटाना है और ये रिजल्ट पता करना है कितना है, तो पी बी को तो नीचे लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है, तो 1/PB क्या हो जाएगा। अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो रेसिप्रोकल यहां मतलब यहां पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो यहां पे तो 1 का रेसिप्रोकल यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1/PB आ जाएगा। मुझे इसके बारे में पता करना है ये कितना है, अगर ये पता लग जाएगा तो मैं इसके बारे में पता लगा पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरे में पी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर में भी, इसके न्यूमरेटर में भी और इधर राइट हैंड साइड में भी। तो आपको देखो पता चल गया कि PA/PB की जो वैल्यू है वो PA से बड़ी है। तो आप बताओ PA/B है PA/PB, और हमें पता है PA/B जो है वो बड़ा है PA से, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है जो PA/PB है और इसकी वैल्यू क्या है PA/B, तो इसको मैं PA/B लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन PA आया समझ में। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट आया समझ में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आज समझ में आपको आए हों अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।